जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का माझी साइज जोश। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट फिजिक्स की क्लास। लास्ट क्लास तक अपन ने एसएसएम की एनर्जी तक चीजें पढ़ ली थी। ठीक, अब इस क्लास में अपन पढ़ेंगे सबसे, अगर एसएसएम की बात करें तो सबसे पहले माइंड में लोगों को ये आता है स्प्रिंग लगी हुई है, कोई दरिमान ऊपर नीचे हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, ये चीजें सबसे सबसे पहले आती है। ठीक है, जब भी अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, सरल गति की बात करते हैं, तो स्प्रिंग वाला केस आपके माइंड में सबसे पहले आता है। ठीक है, हालांकि अब टाइम आ गया उस चीज को पढ़ने का। ठीक है, ताकि क्योंकि बेसिक अपने सारे पढ़ लिए, अब अपन एक बाय एक सिस्टम पढ़ जाएंगे। स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ेंगे, सरल लोलक पढ़ेंगे, फिर कोई दूसरा सिस्टम है। ठीक है, बेसिक सारी चीजें क्लियर हो गई, बस अब इनके ऊपर ही और आगे चीजें होने वाली है। ये स्प्रिंग मास सिस्टम टॉपिक बहुत अच्छा वाला टॉपिक है, क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल देखो तो मोस्टली यहां से आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय। अब इसमें पहला है क्षैतिज स्प्रिंग स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय। एक्चुअली में आप स्प्रिंग तो मतलब बहुत सारे टाइप से लगा सकते हो। मैं स्प्रिंग को ऐसे स्प्रिंग लगा ऐसे भी लगा सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अपन मोस्टली दो दो टाइप से समझ लेते हैं कि भाई एक तो क्षैतिज स्प्रिंग और एक वो होगा ऊर्ध्वाधर, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बाकी दूसरी जो है कंडीशन उनको थीटा एंगल मान के उसके बाद कैसी चीजें करनी मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, पहले तो आप ये समझ लो कि भाई क्षैतिज स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम। कहने का मतलब क्या है कि भाई स्प्रिंग और मास कैसे रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल रखे हुए, क्षैतिज रखे हुए ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रखे हुए, क्षैतिज रखे हुए। बात क्लियर। तो ये है क्षैतिज स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम। अब ये क्या है, कोई दीवार है या फिर कहीं पर भी कुछ बांध के रख दिया। ठीक है, ये कोई दीवार की मान लो, दीवार मान लो, दीवार या कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, जहां पे इस स्प्रिंग को बांध के रखा हुआ है। ये स्प्रिंग क्या है, यहां से बंधी हुई है। ये स्प्रिंग क्या है, बंधी हुई है। अगर ये स्प्रिंग यहां से खुल जाएगी तो साफ बात है एसएसएम कैसे करेगा, होगा ही नहीं, फिर तो स्प्रिंग भी इसके साथ आ जाएगी। दूसरा चीज क्या है, के है, के मैंने माना क्या है, स्प्रिंग नीता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्चुअली में वो होता क्या है कि जो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग का स्प्रिंग नीतांक होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये वही उसके बराबर ही होता है। बल नीतांक वाला केस वही होता है। ठीक है, बल नीतांक, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग नीतांक। स्प्रिंग के केस में क्योंकि स्प्रिंग भी जो बल लगाती है वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। यदि आप स्प्रिंग को, कोई भी स्प्रिंग है, ठीक है, उसको आप एक्स से खींचते हो ना, तो उस स्प्रिंग में बल कितना लगता है, के एक्स। कितना लगता है, के एक्स। उसको स्प्रिंग बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बल बोलते हैं। तो जब के है उसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट। बात क्लियर। ठीक, अब देखो होगा क्या। ये है घर्षण रहित सतह, मतलब यहाँ पे घर्षण बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे घर्षण बिल्कुल भी नहीं है। और अपन फिजिक्स में जब भी चीजें पढ़ते हैं तो मोस्ट यही चीजें मान के चलते हैं, सारी चीजें आइडियल मान के चलते हैं कि घर्षण वगैरह नहीं है। ठीक है, ताकि घर्षण होगा, अगर घर्षण होगा तो फिर क्या होगा, एनर्जी का लॉस हो जाएगा, ऊर्जा की हानि होती रहेगी। ठीक है ना, फिर आपका जो है एसएसएम सही से हो नहीं पाएगा। पहली बार तो इतना खींच के चला जाएगा, फिर दूसरी बार थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, फिर धीरे 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 जाके रुक जाएगा। मैं बताऊंगा चीजें, सब कुछ होगी क्लियर। ठीक, अब देखो, तो घर्षण रहित सतह, फ्रिक्शन लेस सरफेस, एम क्या है, ये द्रव्यमान है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्स खींच लिया, मैंने इस द्रव्यमान को एक्स क्या है, खींच लिया। समझ गए, मैंने इस द्रव्यमान को एक्स खींच लिया। ठीक है, अब खींच के छोड़ना है, खींच के छोड़ना है। ठीक है, ये द्रव्यमान है, इसको मैंने यहां से खींचा, मैंने खींचा कितना, एक्स तक खींचा, यहां से मेरे को छोड़ना है, तो फिर से द्रव्यमान ऐसे आएगा, इस साइड आएगा क्योंकि स्प्रिंग खींचेगी। तो साफ बात है इस तरफ वो क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा इसका भाई
कौन खींच के वापस लाएगा? कौन? माध्य स्थिति को लाने का प्रयास कौन करेगा? माध्य स्थिति यानी कि जो मीन पोजीशन है, जैसे यहाँ पे था मास, अब मैंने खींच को उसको मैं यहाँ पे लेके आया, तो छोड़ूंगा तो वापस इस साइड आएगा, उसको लाएगा कौन? जो फोर्स माध्य स्थिति की ओर लाता है, मीन पोजीशन की ओर लाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल, रिस्टोरेशन फोर्स। ठीक है, प्रत्यानयन, अगर उस नाम में आधा ना जो भी है, ठीक है, प्रत्यानयन बल, रिस्टोरेशन फोर्स, रिस्टोरेशन फोर्स। समझ गए? क्योंकि आप एक्स यदि इस साइड खींचोगे तो रिस्टोरेशन फोर्स लगेगा किस साइड? इस साइड। इस साइड लगेगा, इस साइड। ठीक, तो मैंने माना कि भाई एफ, अब अपन स्टार्टिंग से इस रिस्टोरेशन फोर्स को क्या मानते आए? एफ मानते आए। ध्यान से समझना, क्योंकि स्प्रिंग को लेकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। लोग डायरेक्टली एफ इज इक्वल टू के एक्स ऐसे ले लेते हैं। चीजें होती कैसे, मैं आपको एक एक डाउट मैं कराऊंगा क्लियर सब कुछ चीजें। ठीक है, अब एक्चुअली जो माध्य स्थिति का बल लगता है वो ऊपर लेते हैं, क्योंकि पहले भी अपन ने जो किया था कि मैंने बताया था कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां पे एफ क्या था? रिस्टोरेशन फोर्स था, माध्य स्थिति को लगने वाला बल। तो माध्य स्थिति को लगने वाला बल क्या होता है? रिस्टोरेशन फोर्स, यानी कि प्रत्यानयन बल। तो जो इसको मैं एफ बोल दूं, ठीक है, या फिर चलो इसको मैं चलो लिख लेता हूं, प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल। अब ये यहां पर इस केस में इसको प्रत्यानयन बल मिलेगा कहां से? इसको प्रत्यानयन बल मिलेगा कहां से? क्यों भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर ये स्प्रिंग इसकी जुड़ी हुई नहीं होती, स्प्रिंग जुड़ी हुई नहीं होती और सिंपली मैं ये द्रव्यमान इसको मैं यहां लाके छोड़ देता, तो क्या ऐसे आता? नहीं आता। तो हमेशा अपने को एसएसएम या फिर सरल आवत गति करने के लिए प्रत्यानयन बल की आवश्यकता होती है, जो माध्य स्थिति को खींचे। ऐसा कोई बल होगा तभी एसएसएम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसा कोई बल होगा तभी एसएसएम होगा। तो स्प्रिंग के केस में प्रत्यानयन बल कौन देगा? प्रत्यानयन बल बराबर स्प्रिंग बल, प्रत्यानयन बल बराबर स्प्रिंग बल। ठीक है, क्यों? क्योंकि भी यहां पर इस केस में जो रिस्टोरेशन फोर्स है वो देख कौन रहा है? ये स्प्रिंग दे रही है, ये स्प्रिंग दे रही है, स्प्रिंग खुद फोर्स लगा के इसको खींच रही है। और स्प्रिंग बल क्या होता है? स्प्रिंग बल होता है के एक्स। स्प्रिंग बल क्या होता है? के एक्स। ठीक है, यहां लिख लो साइड में। ठीक है, मैं बता देता हूं, ये स्प्रिंग बल, स्प्रिंग बल मतलब ये होता है, ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग को यदि मैं एक्स खींचू, यदि मैं स्प्रिंग को इस साइड में एक्स से खींचता हूं, ठीक है, चलो इस साइड में थोड़ा तीर लगा देता हूं ताकि आपको थोड़ा मालूम पड़ जाएगा। हाँ, इस साइड में यदि एक्स से खींचता हूं तो विपरीत दिशा में माध्य स्थिति की ओर क्या होता है? स्प्रिंग एक बल लगाती है, स्प्रिंग एक बबल लगाती है। तो स्प्रिंग विस्थापन के विपरीत, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके जस्ट ऑपोजिट, स्प्रिंग विस्थापन के विपरीत हमेशा एक बल लगाती है। समझ गए? ये दिख नहीं रहा शायद। स्प्रिंग विस्थापन के विपरीत हमेशा एक बल लगाती है। ठीक, और वो बल क्या होता है? अगर मैं लिखूं एफ एस, एफ स्प्रिंग, तो एक्चुअली में उसका मान होता है माइनस के एक्स, माइनस के एक्स। क्या होता है? माइनस के एक्स। ठीक है, बात क्लियर? और यहां पर भी देखो ये माइनस क्यों आता है? क्योंकि विस्थापन आप इस साइड आप करते हो, जबकि स्प्रिंग फोर्स है एफ एस, अगर मैं इसको एफ एस बोल दूं, स्प्रिंग फोर्स इस साइड लग रहा है, ठीक है, विस्थापन इस साइड होगा, स्प्रिंग फोर्स इस साइड।
अगर आप स्प्रिंग को दबाओगे, मान लिया कि आपने इस स्प्रिंग को एक्स से दबा दिया, ये स्प्रिंग मान लो, ठीक है, मान लो आपने क्या किया, इसको एक्स से दबा दिया, आपने इसको क्या किया, इस स्प्रिंग को दबा दिया एक्स, तो ये स्प्रिंग खुलने की कोशिश करेगी, आपने दबाया तो स्प्रिंग फैलने की कोशिश करेगी, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो इस साइड लगेगा ऐसे, एफ एस, और उसका भी मान क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। बात क्लियर, ये चीज साइड में लिख लेना, ठीक है। तो स्प्रिंग का अपना अलग एक नेचर होता है, स्प्रिंग का भी अपना एक अलग एक नेचर होता है। स्प्रिंग में क्या होता है कि भाई स्प्रिंग को यदि आप एक्स विस्थापन से, एक्स डिस्प्लेसमेंट से खींचते हो या फिर दबाते हो, तो स्प्रिंग में हमेशा जो स्प्रिंग की क्या होता है कि गुण क्या होता है उसका, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपनी पोजीशन में बदलाव नहीं चाहती, स्प्रिंग अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती है, वो हमेशा कोशिश करती है कि उसकी वही स्थिति बनी रहे, सेम पोजीशन बनी रहे। तो सेम पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आपने यदि एक्स से खींचा है तो साफ बात है ये वापस इस पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी, तो इस पोजीशन पे आने के बल ऐसे लगेगा, यदि आप दबाओगे तो यहां आ गया, अब इसको वापस इस साइड लेके जाना है पॉइंट को, तो वो फोर्स इस साइड लगेगा, समझ गए। तो हमेशा एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्प्रिंग फोर्स होता है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग का गुण है। बात क्लियर, ये थोड़ा सा शायद आपको दिखने में समस्या हो सकती है, लेकिन एक मिनट को जस्ट, हाँ ठीक है, चलो बात क्लियर। तो स्प्रिंग वाला मामला समझ में आ गया। अब देखो यहां पर जो प्रत्यानयन बल है, रिस्टोरेशन फोर्स, वो कहां से मिल रहा है, कौन दे रहा है, हु इज गिविंग रिस्टोरेशन फोर्स दिस। एसएसएम करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, रिस्टोरेशन फोर्स चाहिए होता है, समझ गए, रिस्टोरेशन फोर्स चाहिए होता है, ठीक है। तो यहां पर जो रिस्टोरेशन फोर्स है वो एफ बराबर एफ एस, यानी कि क्या होगा, एसएसएम के लिए आवश्यक, एसएसएम के लिए नेसेसरी जो फोर्स होता है, आवश्यक लिख लेना इंग्लिश वाले, आवश्यक प्रत्यानयन बल, बल स्प्रिंग बल द्वारा दिया जाता है, स्प्रिंग बल द्वारा दिया जाता है। बात क्लियर ना, ठीक है, बिल्कुल। देखो चीजें है ना, वैसे तो अगर ये देखने में बोले तो एफ इज इक्वल टू के एक्स करके आप चीजें कर सकते हो, और आपको एक टीचर बहुत सिंपली बता सकता है, देखो बेटा यदि स्प्रिंग लगी है तो साफ बात है खींचोगे फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू के एक्स। अब वो एफ कौन सा वाला है, वो प्रत्यानयन है या स्प्रिंग है। लोग क्या करते हैं, टीचर क्या करते, गलती कर देते हैं, इसको बोल देते हैं स्प्रिंग फोर्स, एक्चुअली ये स्प्रिंग फोर्स नहीं है, वो प्रत्यानयन बल स्प्रिंग का बल का काम कर रहा है। लेकिन यदि केस बदल गया, यहाँ पर कोई नियत फोर्स आ गया कि कांस्टेंट फोर्स, एक और एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, तब उस केस में आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। वही चीज अपन नेक्स्ट अपन जब ऊर्ध्वाधर पढ़ेंगे वर्टिकल वाला, उसमें समझेंगे, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा कि सर ने जब हॉरिजॉन्टल को पढ़ाया था तब जो चीज बताई थी ना वो वहां काम आ रही है, ठीक है ना। तो देखो, तो मैंने बताया कि भाई एसएसएम के लिए एक आवश्यक होता है प्रत्यानयन बल। अपन स्टार्टिंग में जब एसएसएम स्टार्ट किया तभी मैंने बताया था कि प्रत्यानयन बल ऐसा बल होगा जो हमेशा माध्य स्थिति को खींचने की कोशिश करेगा। तो अगर प्रत्यानयन बल होगा तभी तो एसएसएम होगा। तो इस केस में जो प्रत्यानयन बल है वो दे कौन रहा है अपने को, मिल कहां से रहा है, स्प्रिंग बल से मिल रहा है, ठीक है। आसमान से तो उड़ के नहीं आएगा, जैसे कि आप झूला झूलते हो तो झूला झूलने वाले केस में वो प्रत्यानयन बल कहां से आता है, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो झूला झूल रहे हो ना, ऐसे 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 झूलते हो झूला, तो उस केस में वो प्रत्यानयन बल कहां से आता है, वो प्रत्यानयन बल कौन देता है, गुरुत्वाकर्षण बल देता है, समझ गए। जब अपन सरल लोग पढ़ेंगे तो वहां भी वो बात मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक। तो प्रत्यानयन बल बराबर स्प्रिंग बल एफ इज इक्वल टू एफ एस। तो एसएसएम के लिए आवश्यक प्रत्यानयन बल या फिर जो नेसेसरी रिस्टोरेशन फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। बात क्लियर, एफ इज इक्वल टू एफ एस। अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा, आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है।
अब क्या हो गया, एफ इजिकल टू एफ एस, और आपको पता है एफ एस का मान क्या होता है, जो स्प्रिंग बल होता है वो हमेशा माइनस के एक्स होगा, विस्थापन के विपरीत। ठीक, जहां पर एफ एस इजिकल टू क्या है, माइनस के एक्स है, और अब जाके आ गया एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स। ठीक है, जहां पर ये एफ क्या है, रीस्टोरेशन फोर्स है, ध्यान रखना, एफ क्या है, प्रत्यानयन बल है, रीस्टोरेशन फोर्स है। ठीक, और के क्या है, स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स क्या है, विस्थापन, एक्स क्या है, विस्थापन। ठीक, एक्स क्या है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, समझ गए, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अब देखो, तो एफ इक्वल टू आ गया माइनस के एक्स। ठीक, अब देखो इसको चीजें करते हैं आगे। अब इसको मैं इस साइड लेके जाता हूं, एफ प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, एम ए प्लस के एक्स बाय जीरो, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, एम जो ये मास, इसको मैं बड़ा वाला शो कर दिया, इसको छोटा शो कराता हूं। ठीक है, छोटा बनाता हूं, ये छोटा, ताकि क्या इस समझने में इजी रहे। ठीक है, ये एम कौन सा वाला है, ये वाला एम ए, ताकि मैंने यहाँ भी मैंने छोटा बना दिया ना, तो एम ए प्लस के एक्स। ठीक, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए को यहाँ रख दूं और इसको के बाय एम एक्स इक्वल जीरो। अब मैं ए को क्या लिख सकता हूं, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, ये होता है के बाय एम एक्स इक्वल टू जीरो, के बाय एम एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, अब इसकी तुलना, मैंने कहा था ना हमेशा कहीं पर भी अपने, जब भी अपन इक्वेशन लिखेंगे उसके बाद उसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसकी तुलना करेंगे। तो इसकी तुलना एसएसएम की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एसएसएम की अवकल समीकरण से करने पर, तो जो एसएसएम का जो अवकल समीकरण होता है, अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, ये होता है। तो यहां से अपने को क्या बात मालूम पड़ जाएगी, यहां से अपने को क्या बात ध्यान पड़ेगी कि देखो जब आप तुलना करोगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के बाय एम, ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाय एम। बात क्लियर? ठीक है, चलिए अब अभी इसको मिटा देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है। ठीक, ये देख लेना। अब ओमेगा स्क्वायर आ गया अपने पास के बाय एम, ओमेगा स्क्वायर के बाय एम, तो यहां से आ गया ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम, वही फॉर्मूला आ गया, वेलकम वेलकम। ठीक है, और यहां से आपको पता है कि भाई ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई टी होता है, अतः टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, अतः टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। यहां से साफ बात है, टी 2 पाई और इस ओमेगा की वैल्यू रखोगे तो एम अपॉन के, टी 2 पाई एम अपॉन के। ये देखो मामला ऐसे आता है। तो ये टी क्या है, यहां पर आवर्तकाल है, टी क्या है, टाइम पीरियड, टी क्या है, आवर्तकाल, टी क्या है, आवर्तकाल। टाइम पीरियड, टी क्या है, आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है। यानी कि अब आवर्तकाल क्या चीज है, कैसे आपको पता है भाई, मैं इसको यहां खींच के छोड़ दूंगा, जैसे ही मैंने खींच के छोड़ा तो ये वापस
अब फोर्स लगेगा इस पे, फोर्स लगेगा तो साफ बात है उस पे वेग बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, यहां आती वेग मैक्सिमम होगा, और फिर ये ऐसे ऐसे इस साइड एक्स जाएगा, फिर से इतना फोर्स हो जाएगा कि इस साइड एक्स जाएगा, फिर से ऐसे ऐसे ये फ्रिक्शन, मतलब ये माध्य स्थिति बन जाएगी, इसके अराउंड ये क्या करेगा, एसएसएम करता रहेगा, जितना आप इस साइड खींचोगे ठीक है उतना ही इस साइड दब जाएगा ऐसे, ठीक है, जितना आप इस साइड खींचोगे उतना इस साइड दब जाएगा, और फिर ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे क्या करेगा, एसएसएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो एसएसएम करेगा तो साफ बात है आवर्तकाल भी आएगा, तो आवर्तकाल क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन के, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन के। अब यहां से एक बात देखो कि भी आवर्तकाल किस किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे एक तो इस पे के स्प्रिंग नियतांक, और एक आ रहा है एम मास, इस विस्थापन पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा, विस्थापन पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा, विस्थापन यदि आप 1 मीटर खींच के छोड़ो तब भी आवर्तकाल वही रहेगा, और क्या इसको आप 1 मीटर से ज्यादा यानी कि 10 मीटर खींच के छोड़ो तब भी आवर्तकाल क्या रहेगा, वही रहेगा। बात क्लियर? एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है पूरा पूरा केस, ठीक है, पूरा का पूरा केस क्या हो रहा है, देखो जब आप खींचोगे जैसे कि ये एक्स खींचा, ठीक, तो भाई आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, भले आपने यदि चलो 1 मीटर खींच लिया, ये क्या होगा 1 मीटर, ये ऐसे जितने टाइम में मतलब आवर्तकाल सेम रहेगा, ये 1 मीटर ऐसे जो करेगा, अगर आपने 10 मीटर खींचा है तो ये 10 मीटर में ऐसे ऐसे करेगा, ये माध्य स्थिति है, ठीक है। अब होगा क्या, बदलाव आवर्तकाल में बदलाव नहीं होगा, इनके जो वेग वगैरह है वो बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 10 मीटर खींच के वो करोगे तो साफ बात है 10 खींचोगे तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, एक्सीलरेशन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो वो फास्ट फास्ट मूव करेगा, वो क्या करेगा मतलब फास्ट फास्ट मूव करेगा, तो फास्ट फास्ट मूव करेगा मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो साफ बात है फास्ट मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा मतलब जो दूरी है 10 मीटर की, जितना टाइम इसको 10 मीटर को मतलब ये यहां से यहां आने में लगेगा उतना को, ये वाला ये टाइम 1 मीटर को यहां आने में लगेगा, समझ गए। तो जितना आवर्तकाल 1 मीटर खींचने में होगा उतना को आवर्तकाल इतना भी खींचने में होगा, क्यों, क्योंकि ये विस्थापन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, विस्थापन कितना भी खींचो, अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा खींचोगे तो बहुत थोड़ा सा ऐसे करेगा, लेकिन वो टाइम पीरियड सेम होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहां से ये 1 पीरियड घूम के ये वापस ऐसे आएगा ना, अगर मान लो ये 2 सेकंड लग रहा है, ठीक है, तो इसको यदि आप 10 खींचोगे ना तब भी ये यहाँ जाके वापिस यहाँ आएगा ना, तो इसको भी 2 सेकंड ही लगेंगे, इसको भी 2 सेकंड ही लगेंगे, समझ गए। तो आवर्तकाल एक्स पर डिपेंड नहीं करेगा, आवर्तकाल विस्थापन पर डिपेंड नहीं करेगा, बात क्लियर, आवर्तकाल विस्थापन पर डिपेंड नहीं करता है, ये बात तो होगी क्लियर आपके, T इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन के। वैसे आप बेटर है इसको ही याद रखो, वेलकम, ताकि इससे तो आप ये ला सकते हो फॉर्मूला, ठीक है, ठीक, ओके, या फिर आपको जो आपके माइंड में जैसे भी चीजें याद कर रखी है, ठीक है, उसके हिसाब से जो भी, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले पे सवाल आते रहते हैं, ठीक है, आपसे पूछे भी जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए अब देखो और आगे, आज इसका ही पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है, ठीक है। हाँ, अब देखो मैंने यहां पर लिखा है घर्षण रहित सतह, फ्रिक्शनलेस सरफेस, अभी इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लो भाई ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैं खींच रहा हूं, मैंने क्या किया खींचा, मैंने क्या किया खींचा, ठीक है, तो स्प्रिंग को खींच रहा हूं मतलब साफ बात है, उसके बाद वो क्या कर रहा है एसएसएम कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो एसएसएम करने के लिए आगे पीछे होने के लिए वो ऊर्जा आई कहां से, एनर्जी कहां से आई, साफ बात है मैंने वो खींचा इसको, तो एनर्जी मेरे द्वारा इसको दी गई, किसको दी गई, स्प्रिंग को दी गई। अब वो स्प्रिंग में किस फॉर्म में संचित हुई, स्प्रिंग में किस फॉर्म में संचित हुई, देखो जब यानी कि जब आप खींचते हो, खींचोगे एक्स से, तो उसमें जो एनर्जी है स्प्रिंग में आपने तो दे दी एनर्जी,
स्प्रिंग में किस फॉर्म में स्टोरेज होगी वो। तो जब स्प्रिंग को एक्स से खींचा जाता है तो उसमें जब स्प्रिंग को एक्स से खींचा जाता है, ठीक है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी संचित यानी कि स्टोर हो जाती है, संचित यानी कि स्टोर हो जाती है। मामला क्या है, जब स्प्रिंग को एक्स से खींचा जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी संचित हो जाती है, और वो होती कितनी है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा है, वो कितनी होती है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब देखो ये मामला क्या है, जब आपने खींचा तो आपने एक मिनट, जब आपने खींचा तो आपने एनर्जी दी, आपने अपनी एनर्जी इसको दी। भाई खींच रहे हो तो साफ बात है कुछ ना कुछ इस पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो आपने अपनी एनर्जी दी। अब वो आपने जो एनर्जी दी है तो साफ बात है, आपको पता है ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो आपके द्वारा जो गिवन एनर्जी है वो इसके स्प्रिंग में संचित हो जाएगी, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे आप छोड़ोगे यहां से तो स्प्रिंग इस साइड खींचेगी, यानी कि जो साफ बात है खींचेगी तो इसका वेग बढ़ेगा, इसमें क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी कहां से आएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, वो पूरी पूरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदलेगी, ठीक है। यहां पर इसकी पूरी पूरी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पर क्या पूरी पूरी पोटेंशियल एनर्जी, यहां आगे किस में बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहां पे वेग मैक्सिमम होगा, मध्य स्थिति पे वेग मैक्सिमम होता है, सारे केस वही रहेंगे। ये सीमांत स्थिति है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन, ये इस साइड वाली एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, ये सारे केस वही है। देखो तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी संचित हुई है वो वापस लेस होते 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 किस में बदल जाएगी, पूरी पूरी, यहां आने के बाद वो पूरी पूरी बदल जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, यहां आने के बाद पूरी पूरी बदल जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे पूरी पूरी काइनेटिक में बदलेगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वेग अधिकतम, और चूंकि उसमें वेग है तो वो आगे और जाएगा, रुकने का नाम नहीं लेगा, तो आगे और जा जा जा, जा कहां तक जाएगा, जब तक ये इस साइड वाले फोर्स को बैलेंस नहीं कर दे तब तक मतलब इस पॉइंट तक जाएगा। फिर से ये एनर्जी किसमें बदल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, इसमें बदल जाएगी पूरी पूरी काइनेटिक पोटेंशियल में, फिर से वापस इस साइड धक्का देगा, फिर से किसमें बदलेगी, काइनेटिक पोटेंशियल, ऐसे चलता रहेगा। यानी जो आपने एनर्जी एक बार दी वो नष्ट नहीं होगी, वो उसमें एसेसन करता ही रहेगा, बट द कंडीशन विल अप्लाई ओनली, ये चीज होगी कब, जब सतह क्या हो, फ्रिक्शन लेस सरफेस, घर्षण रहित सतह हो, घर्षण रहित सतह हो, बात क्लियर है, जहां पे घर्षण नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर यहां पे फ्रिक्शन हो गया, और साफ बात है रियल लाइफ में अपन ऐसा कोई भी सरफेस तैयार नहीं कर सकते जो फ्रिक्शन लेस हो, जीरो फ्रिक्शन वाला सरफेस अपन नहीं बना सकते, तो साफ बात है रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वास्तव में अपन घर्षण रहित सतह नहीं बना सकते, घर्षण रहित सतह फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं बना सकते। अब मान लो कि यहाँ पे घर्षण होता, ये भी घर्षण है, ठीक है, अब यहाँ पे घर्षण है ना, तो क्या होगा, सारा मामला समझो, और ये सब कुछ लिखना भी है, ठीक है, ये सब कुछ लिखना भी है, हाँ आप अपने हिसाब से जैसे भी लिखो, ठीक है, अपनी सेपरेट डायग्राम बना के लिखो कैसे हो, ये सब कुछ लिखना भी है, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई अगर कोई घर्षण है तो ये माध्य स्थिति है, ये साफ बात है, ये माध्य स्थिति, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, आपकी मैक्सिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब साफ बात है, जब ये स्प्रिंग, ये मास है, मास का यदि यहाँ पे कोई घर्षण है तो साफ बात है कुछ ना कुछ घर्षण होगा, और जो एनर्जी है वो घर्षण के कारण हीट एनर्जी में बदल जाएगी, ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाएगी। एनर्जी है वो घर्षण के कारण हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाएगी। तो यहां से जब द्रव्यमान यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यदि 10 जूल थी, मान लिया 10 जूल थी, तो यहां तक आने में जो ये काइनेटिक एनर्जी है, अगर घर्षण नहीं है तो पूरी की पूरी 10 जूल किस में आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन यदि घर्षण है तो साफ बात है ये बीच में आपकी एनर्जी गायब हो जाएगी। किस फॉर्म में निकल जाएगी? वो हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा। क्यों? क्योंकि ये द्रव्यमान इसके घर्षण होगा जमीन के साथ, इस जो है सरफेस इसके साथ घर्षण होगा, तो ये हीट एनर्जी के रूप में निकल जाएगा। और ये 10 जूल नहीं मिलके फिर क्या होगा? मान लो 8 जूल ही मिला, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 8 जूल ही थी। अब ये 8 जूल के हिसाब से इस साइड जाएगा। भाई 8 जूल है तो भी इसमें वेग तो है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही है, इस साइड जाएगा। तो समझ लो कि भाई पहली बार इसका पाथ कितना था? यहां तक आया था, पहली बार यहां तक अपने छोड़ा था, फिर ये कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा, यहां तक 8 में। अब यहां जाने के बाद एनर्जी किस में आ जाएगी? पोटेंशियल में आ जाएगी, लेकिन रहेगी कितनी? मान लो 6 जूल रहेगी। अब ये वापस यहां आया, ठीक है, तो यहां पे कितनी रही? मान लो यहां भी फिर रास्ते में जाएगी, 4 जूल रहेगी। अब यहां पे 4 जूल है तो नेक्स्ट टाइम यहां तक ही जाएगा, क्योंकि भाई एनर्जी है 4 जूल ही है, तो 10 जूल जितना जा नहीं पाएगा, यहां तक जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मतलब हर एक बार ऐसे ऐसे हो जाएगा। मतलब अगर ये मध्य स्थिति है ना, तो टाइम पोजीशन डिक्रीज हो जाएगी। पहली बार में ये है तो दूसरी बार में ऐसे ही है, यहां से स्टार्ट होगा, चलो ये आ गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे धीरे 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 घटता 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 एक टाइम आके रुक जाएगा। और रियल लाइफ में ऐसे ही तो होता है। अगर आप स्प्रिंग ले लो और उसको उसके एक द्रव्यमान बांध दो, खींच के छोड़ दो, वो थोड़ा ऐसे 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 फिर लास्ट में रुक जाएगा। जब पहली बार खींचोगे तो लंबा वाला जाएगा ऊपर, आगे पीछे लंबा लंबा होगा, ठीक है, लेंथ बहुत ज्यादा होगी, लेकिन थोड़े ही 1-2 सेकंड बाद टक 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 रुक जाएगा, ऐसे होगा ना। ठीक है, तो ये है रियल लाइफ में ऐसा होता है। ठीक है, जबकि अपन आइडियली क्या मानते हैं कि घर्षण नहीं है, तो इसलिए अपन ये मानते हैं कि हर बार इतना जाके आता है। ठीक है, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं हो पाएगा। बात क्लियर? तो ये घर्षण रहित सतह, फ्रिक्शन लेस सरफेस। बात क्लियर? ठीक। वैसे अपने को जब तक ऐसा कुछ दे नहीं दे कि भाई यहाँ पर कोई घर्षण है या फिर घर्षण नियतांक का मान वगैरह कुछ नहीं दे, तब तक अपने को मानना क्या है? फ्रिक्शन लेस, घर्षण रहित सतह ही मानना है। बात क्लियर? तो आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब मेरे से कल इतना पढ़ लिया, बहुत कुछ लिया, चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो एक सवाल करते हैं पहला कि यदि k = 10 न्यूटन प्रति मीटर, यानी कि जो स्प्रिंग नियतांक है वो आपको दिया है, क्या है? स्प्रिंग नियतांक आपको दिया गया, k = 10 न्यूटन प्रति मीटर है, तो m ज्ञात करो, जहां पर t क्या है? 4 पाई है। तो आप सभी को पता है t = क्या होता है? 2 पाई रूट ऑफ m/k। ठीक है, वेलकम का उल्टा मक। ठीक है, t कितना है? 4 पाई, 2 पाई, m कितना है वो आपको निकालना है, k कितना दिया हुआ? 10 दिया हुआ है। साफ बात है, यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 2 बार और रूट ऑफ m/10 का रूट। अब इसका स्क्वायर लोगे क्या हो जाएगा? 4 और ये m/10, तो m ऐसे क्या हो जाएगा? m ऐसे हो जाएगा 40 kg। कितना हो जाएगा? 40 kg। कितना हो जाएगा? 40 kg। ठीक है, 4 m/10, तो ऐसे गुणा करोगे तो 40 kg, m कितना जाएगा? 40 kg। बात क्लियर? ये निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखो, यदि स्प्रिंग नियतांक k = 100 न्यूटन प्रति मीटर वाली स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींचकर छोड़ दिया जाए तो माध्य स्थिति में इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। यानी क्या कह रहा है कि यदि ऐसी कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना है? k = 100 न्यूटन प्रति मीटर है, इसको 10 सेंटीमीटर पुल करके खींच के छोड़ दे, तो जो मीन पोजीशन में इसकी क्या निकालना है आपको? गतिज ऊर्जा। मीन पोजीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सीधी सी बात है, स्प्रिंग की माध्य स्थिति ये है। ठीक है, तो यदि आप स्प्रिंग को खींचोगे, खींचने पर क्या होगा? सारी की सारी ऊर्जा क्या हो जाएगी? आप जो ऊर्जा दोगे वो
पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में संचित हो जाएगी, स्टोरेज हो जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी इसकी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी 1/2 के एक्स स्क्वायर, वही जो सीमांत स्थिति में ऊर्जा होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/2 के कितना है 100। अब एक्स देखो, एक्स सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में है, तो इसको भी आपको क्या करने का पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, इसको भी आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10/100 का स्क्वायर, ये करेंगे 1/2 इंटू 100, और ये ऊपर क्या हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, 100 अपॉन ये 10 का स्क्वायर, ये 100 और नीचे 100 का स्क्वायर। ठीक, तो ये देखो यहां से अपने आप में ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, 1/2 जूल, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 0.5 जूल, और ये की सारी सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां से साफ बात है, क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 जूल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 जूल। बात क्लियर, सॉरी 0.5 जूल, हाँ 0.5 है ना, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0.5 जूल, क्योंकि ये सारी सारी जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसमें बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। बात क्लियर, कितना आ जाएगा 0.5 जूल, ये यही होगा इसकी गतिज ऊर्जा। तो अब जो मैंने थ्योरी समझाई है आपको जो स्प्रिंग मास सिस्टम की, उसको एक बार से समझ लेना, उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा किसी भी सवाल को करने में आपको, बिल्कुल बस ये है कि सवालों को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बाकी कॉन्सेप्ट को लेकर कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। और आप जाओ और उस एररलेस में से क्वेश्चन करो, मिलाओ, यदि एक क्वेश्चन नहीं होता कोई बात नहीं, दूसरा करो, सॉल्यूशन दिए हुए देखो, और बेटर है वो ऐप से देखो, जो एप्लीकेशन है ना उससे करो, कोई एप्लीकेशन में मतलब सही भी है, जो अगर कोई पीडीएफ है पुराने वाली तो उसको फॉलो मत करो, एप्लीकेशन में वो देखो, और एप्लीकेशन के लिए सर्च कर लो एररलेस फिजिक्स इन हिंदी या इंग्लिश, दोनों मिल जाएगी आपको एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन में चैप्टर वाइज फिर इस स्प्रिंग मास सिस्टम के भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, कैसा पढ़ेंगे वर्टिकल। थैंक यू सो मच।